स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। तो और टॉपिक भी हमारा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके करैक्टरिस्टिक्स को वो डिस्कस करेंगे और साथ में फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक की। देखिए बेटा, इवेपोरेशन है क्या। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम कपड़ों को गीला करके धो के हम किसी तार के ऊपर लटका देते हैं और कुछ देर के बाद वो सूख जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा तालाब में पानी भरते कुछ अर्से के बाद वो भी सूख जाता होता है। किसी मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो पानी भी सूख जाता है। तो इसका मतलब है वो पानी का जो सूखना है वो है क्या। असल में वहाँ पे होता ये है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सरफेस को लीव करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कपड़ों का सूखना, पानी का खुश्क होना किसी तालाब के अंदर, किसी बर्तन के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर, दीज आर ऑल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इन सब के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है बेटा। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे कि मेरे पास एक वेसल है, एक बीकर है, मैंने इसमें पानी रखा और थोड़ा सा इसको क्या किया, हीट किया। तो मैंने देखा कि इसकी सरफेस से थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल ऊपर वेपर्स की शक्ल में उठना शुरू हो गए। ये वेपर किसके हैं बेटा, वेपर्स ऑफ वाटर हैं। क्योंकि ये सरफेस से निकल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वेपराइजेशन। क्या कह रहे हैं बेटा, वेपराइजेशन। यानी अब डेफिनेशन क्या बनी, सारी बातें तो हमने जान ली कि पानी जो है तालाब भी सूख जाता होता है, कपड़े भी सूख जाते होते हैं और उन सब में क्या इन्वॉल्व होता है, वेपराइजेशन इन्वॉल्व होता है। तो स्टेटमेंट क्या बनी, तो हम कहते हैं द स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स from the surface of liquid at given temperature is called evaporation। इसी को हम नाम देते हैं बेटा इवेपोरेशन का। ठीक हो गया जी। क्या कहा हमने, स्पॉन्टेनियस, व्हाट डज इट मीन, खुद ब खुद तब्दील हो जाना किसका, लिक्विड का इनटू वेपर फॉर्म, वेपर की शक्ल में। कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड की सरफेस से और किसी भी दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि फ़र्ज़ किया ये मेरे पास जो वाटर था इसको मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे मॉलिक्यूल ऊपर आना शुरू हो गए। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाया, इवेपोरेशन, या हमने इसको कहा वेपराइजेशन। यानी कि ये जो सरफेस है लिक्विड की, अगर वहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल ड्रॉप बाय ड्रॉप वेपर्स की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन। बेटा मैं यहाँ पे 4 करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगा। उनमें से सबसे पहला करैक्टर क्या है जी, वो ये है कि इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी बिकॉज हम यूं कह देते हैं हीट इज रिक्वायर्ड, तो हमें यहां पे क्या चाहिए होती है जी, एनर्जी चाहिए होती है हीट की शक्ल में, टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। तो हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है। तो जब हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सिस्टम में हीट दरकार होती है
उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं बेटा, तो हीट देने की वजह से सिस्टम में हीट एंटर हुई है, तो हमने कहा हुआ है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट हमें देनी पड़े तो वो प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक। तो वजह क्या है, क्यों हम हीट देते होते हैं बेटा? तो हम कहते हैं देयर आर IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूलों के दरमियान कशिश की कुव्वतें होती हैं, IMF होती हैं। सो टू ब्रेक देम, अगर हमने उनको ख़त्म करना हो, तोड़ना हो, नीड एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो हमें क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। अगेन फिर वही बात, क्योंकि एनर्जी चाहिए उन IMF को तोड़ने के लिए, कशिश की कुव्वतों को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए हमें, तो ये प्रोसेस क्या हुआ? एंडोथर्मिक। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बना इवेपोरेशन का, कि ये प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है जी? वो ये, इट इज सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस से फिनोमेना है। क्यों बेटा? देखिए, मैं अगेन दोबारा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं बेटा। तो यहाँ पे जो मैं बीकर ले रहा हूं, तो आपने देखा कि ये तो हो गए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, और लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ से इवेपोरेट होंगे, कहाँ से निकलेंगे? दिस वन इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये क्या है जी? सरफेस ऑफ द लिक्विड है, सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की सरफेस है मेरा बेटा। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये क्या है? मोबाइल मॉलिक्यूल्स हैं, हरकत में है बेटा। तो व्हेन दीज मोबाइल मॉलिक्यूल गेन, जब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड रीच टू मैक्सिमम, और फिर जब इनकी ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? मैक्सिमम हो जाती है, तो ये मॉलिक्यूल यहां से निकल के इस सरफेस पे आ जाते हैं, और फिर जब इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं, जो IMF है, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है बेटा कि वो IMF के ऊपर ओवरकम कर लेती है, कशिश की कुव्वतों को कंट्रोल कर लेती है, उनको तोड़ देती है। जब ये कशिश की कुव्वतें टूट जाती है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? सरफेस से निकलना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल आर लीविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो इट कंसर्न विद द सरफेस, सो वी कॉल्ड इट इज अ सरफेस फिनोमेनन। क्योंकि लिक्विड की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं और वहां पे कशिश की कुव्वतों को ओवरकम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सरफेस को छोड़ के गए हैं, तो ये फिनोमेना भी क्या हुआ? सरफेस फिनोमेना। होता यूं है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े हुए हैं, वो हरकत में हैं, हम जब हीट देते हैं या सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो वहां से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। जब वो सरफेस पे पहुंचे और उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो वो कशिश की कुव्वतों को ओवरकम कर लेते हैं, उनको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अब अलग-अलग होकर सरफेस से ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? इवेपोरेशन का। हुआ किसके ऊपर? सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर। सो इट इज सरफेस फिनोमेना। ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरे कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो हम कहते हैं जी इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर पे जारी रहता है ये प्रोसेस। इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम दर्जा हरारत पे जारी रहता है, तमाम टेम्परेचर्स पे जारी रहता है। आपने देखा होगा, सिर्फ इतनी सी बात बता दूं कि व्हेन वी स्प्रेड क्लोथ्स over a wire these dry, ये ड्राई हो जाते हैं बेटा।
अब ये ड्राई जो होता है बेटा दो केसेस में होता है। वो क्या, आपने देखा होगा विंटर में स्लो ड्राइंग होती है, खुश्क होना बहुत देर से होता है, देर से कपड़े सूखते हैं। और समर में क्या होता है, समर में क्या होता है जी, फास्ट ड्राइंग होती है। तो ऐसा क्या है, टेम्परेचर डाउन था सर्दियों में, इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा था 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर लो होगा मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे लो रेट से, यानी आहिस्ता आहिस्ता गेन करेंगे। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। और सर गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल तेज़ी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे। इससे प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। इसका मतलब चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, दोनों सूरतों में इवेपोरेशन होती है। वजह क्या होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है और मोशन में करते हुए जब उनको एनर्जी गेन करते हैं तो एक वक्त आता है कि उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और वो सरफेस को क्या कर जाते हैं बेटा, लीव कर जाते हैं। तो चाहे वो लो हो टेम्परेचर या हाई हो, दोनों सूरतों में काइनेटिक एनर्जी उन्हें मैक्सिमम गेन करनी है और सरफेस को लीव करना है। हाँ ये ज़रूर है कि कहीं पे वो स्लो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और किसी टेम्परेचर पे वो फास्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। दोनों सूरतों में होना तो है इवेपोरेशन। सो हमने कहा इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। और चौथी बात, चौथा करैक्टर वो ये, हम कहते हैं कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है बेटा, कूलिंग प्रोसेस है। हाउ, कैसे कूलिंग प्रोसेस है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, बार बार मैं ये डायग्राम भी बना रहा हूं। उस डायग्राम में देखें बेटा, हम बता रहे हैं कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, मैक्सिमम हो जाती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वाले यहाँ पे सरफेस पे आ गए, यहाँ तक पहुँच गए। ये जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है बेटा, मैक्सिमम हो गई है। अच्छा, इसका मतलब दीज हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, बिकम वीकर, कमजोर हो जाती है। एंड ब्रेक डाउन, और क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अच्छा बेटा, तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो तो लीव कर गए, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो वेपर्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है बेटा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले तो लीव कर गए। इसका मतलब है जो रिमेनिंग है वो क्या होंगे, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब जो बाकी बच गए हैं वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे। ठीक हो गया, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो निकल गए और पीछे रह गए कम काइनेटिक एनर्जी वाले। अब कम काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को पूरा करने के लिए, कम काइनेटिक एनर्जी को, इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हरकत करेंगे उस तरफ, जिसकी वजह से ओवरऑल 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 एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है जी, ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, फॉल डाउन। तो आप देखेंगे वो बर्तन क्या हो चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा। इसकी मिसाल आमतौर पे हम मिट्टी वाले घड़े में जो है ना पानी रखते होते हैं बेटा, और हम कहते होते हैं कि गर्मियाँ हो तो पानी मिट्टी के बर्तन में ठंडा रहता है। तो उसकी वजह बेटा यही होती है कि वो गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं, वो घड़े के सुराखों से, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गए, पीछे वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और जब उस एनर्जी को पूरा करने के लिए इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल उस तरफ वो मूव करते हैं, तो ओवरऑल उस घड़े के अंदर सारे पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसकी एक और भी मिसाल है, कभी आपने अगर हाथ के ऊपर पेट्रोल गिराओ, तो जैसे पेट्रोल गिरता है आपके हाथ के ऊपर या अल्कोहल गिरी हो, तो हाथ को ठंडक का एहसास होता है। वजह क्या होती है कि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं और बाकी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उस टेम्परेचर डाउन होने की वजह से
हमारे हाथों को क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। इसी तरह एक और भी मिसाल है कि जब हम नहा के आते हैं, पंखे के नीचे खड़े होते हैं, तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ये सारे सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कशन में हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, यानी शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इवेपोरेशन। तो जब हम नहा के आते हैं तो उस वक्त भी ऐसा होता है कि पानी की एक लेयर हमारी जिस्म के ऊपर होती है। जब पंखा चलता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करके मालिक्यूल्स हमारी बॉडी को छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि पिछले मालिक्यूल क्या हो चुके होते हैं, उनका टेम्परेचर डाउनफॉल की तरफ चला जाता है, कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ से साबित हुआ इन तमाम मिसालों से कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो आज के लेक्चर यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर इफेक्टिंग द हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे। अगेन एक वही रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।